Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to have a look on the chapter molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक जो सेल होता है उस सेल के अंदर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमें डीएनए और आरएनए जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये डीएनए और आरएनए जो है कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड तो होते हैं, लेकिन समझना डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में अगर कोई कहे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तो डीएनए होता है। और कह रहा है कि इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस एज लाइक अ टीएमवी एंड एचआईवी, यानी कि अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस या एचआईवी वायरस की बात करें तो कहता है कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन वो कुछ वायरसेस में काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए जो है वो केवल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह ये सम वायरसेस में तो काम करता है, लेकिन इसका अगर मोस्टली फंक्शन देखा जाए तो मोस्टली फंक्शन जो होता है वो एडॉप्टर का होता है, स्ट्रक्चरल का होता है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल का होता है। तो हमें तीन बातें याद रखनी है कि आरएनए का जो काम होता है जेनेटिक मटेरियल को छोड़ करके वो ज़्यादातर किसका होता है? वो तुम्हारा होता है एडॉप्टर का, स्ट्रक्चरल का और कैटालिटिक मॉलिक्यूल का। एडॉप्टर की बात करें तो एडॉप्टर में जैसे कि आरएनए तो तीन तरह के होते हैं, तो आरएनए में जैसे कि टीआरएनए जो होता है वो एडॉप्टर की तरह काम करता है, यानी कि जैसे कि अगर कोई चार्जर का प्लग होता है, उस प्लग के अंदर हम डाटा केबल को इंसर्ट करते हैं तो वो एक एडॉप्टर की तरह काम करता है। ठीक इसी तरीके से ये टीआरएनए जो है वो क्या करता है कि टीआरएनए वो तुम्हारा राइबोसोमल एमआरएनए पे आकर के क्या करता है? एडॉप्टर की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई ये तुम्हारा आरएनए सॉरी ये तुम्हारा क्या होगा? राइबोसोम होगा और राइबोसोम पे तुम्हारा जो है यहाँ पे ये टीआरएनए जो है ये टीआरएनए जो है यहाँ पे आकर के इस तरीके से कोडिंग करने का काम करता है। तो ये एडॉप्टर की तरह काम करता है। इसी तरीके से बात करें कि स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चरल आरएनए जो होता है ये हेल्प करता है इन अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बनाने का काम करता है। कौन? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। इसी तरीके से कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। कौन? आरएनए। तो आरएनए जो है वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की भी तरह काम करता है, लेकिन कह रहा है कि वो कैसे काम करता है? कह रहा है कि सम न्यूक्लिक एसिड वी हैव लाइक अ एंजाइम कॉल्ड राइबोसोम, यानी कि कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें हम आरएनए की बात करेंगे तो कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। ये राइबोजाइम हम लोगों को बायोमॉलिक्यूल के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए की, तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो पढ़ना क्या है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाने की कोशिश करता है। तो बात करेंगे हम किसकी? डीएनए की। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए का अगर फुल नेम देखें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जितने भी ह्यूमन होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। मतलब अगर उनके सेल के अंदर देखा जाए तो इस तरीके से क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ठीक है। एक्स वाई अगर मेल है तो 23 का पेयर इधर होता है, ये एन हो गया। 23 का पेयर इधर होता है, एन हो गया। तो एन एन क्या हो गया? ये 2n हो गया। 2n का मतलब कि सारे ह्यूमन बींग क्या हो गए? पोलैरिटी क्या हो गई? क्रोमोसोम की पोलैरिटी यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हो गया वो क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें तो कहता है कि लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल होता है कौन? डीएनए, यानी कि सबसे बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल होता है डीएनए एंड रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कह रहा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कह रहा है कि ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कौन? डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और साथ साथ में हेरिडिटी का भी काम करता है। फिर कहता है कि डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, डीएनए एक मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल पर जो कैरेक्टर है, मतलब डीएनए एक तो मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल पे यानी कि डीएनए के ऊपर क्या होता है? तुम्हारा कैरेक्टर लिखा होता है। इस डीएनए के ऊपर कैरेक्टर होते हैं। अब डीएनए के ऊपर जो कैरेक्टर होते हैं यही कैरेक्टर जो है किससे? पेरेंट से। किससे? पेरेंट से ट्रांसफर होता है किसके अंदर? प्रोजनी के अंदर। ये प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर होता है।
पेरेंट से प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर होता है क्या चीज, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होगा पेरेंट से प्रोजनी के अंदर। यही कैरेक्टर कहाँ पे होता है, डीएनए के ऊपर होता है, फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजनी। दैट्स वाई डीएनए क्या बन जाता है, एक बेस बन जाता है कैरेक्टर को लेके जाने वाला और कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाला। दैट्स वाई डीएनए इज द बेसिस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बन जाता है। बात करें, कहता है कि न्यूक्लिक एसिड वो फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869। न्यूक्लिक एसिड जो है वो पहली बार कह रहा है कि अलग जो किया गया था वो कह रहा है कि 1869 में, यानी कि जो तुम्हारा इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए जो है, कह रहा है कि ये पहली बार आइसोलेट किया गया था। कब किया गया था भैया, कह रहा है कि 1869 के अंदर। और इसको अलग करने वाले, आइसोलेट करने वाले कौन थे, तो कहता है कि फ्रेडरिक माइकर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, यानी कि WBC का सेल लिया था और उससे उन्होंने अलग किया था। और अलग करके इस न्यूक्लिक एसिड का नाम इन्होंने क्या रख दिया था, न्यूक्लिन रख दिया था। क्या रख दिया था, न्यूक्लिन। तो बताओ, न्यूक्लिक एसिड पहली बार आइसोलेट किया गया था किसके थ्रू, फ्रेडरिक माइकर के द्वारा। और जो न्यूक्लियाई से अलग किया गया था वो उसका नाम WBC था। कह रहा है कि कब, 1869 में। और रही बात की ये क्या नाम है कि न्यूक्लिन उसका नाम उन्होंने रख दिया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसका नाम फ्रेडरिक माइकर ने क्या रख दिया था, न्यूक्लिन रख दिया था। इसी तरीके से आगे बात आती है कि 1884 की बात आती है। हार्टविक प्रपोज्ड दैट न्यूक्लिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स, यानी कि सन 84 की बात आती है, 1884 की बात आती है। तो हार्टविक जो थे, हार्टविक ने क्या किया, प्रपोज किया कि न्यूक्लिन जो है, यानी कि जो डीएनए और आरएनए को निकाल करके फ्रेडरिक माइकर ने न्यूक्लिन बोला था, उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लिन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि उन्होंने क्या बोला था कि हार्टविक ने, कि यही डीएनए और आरएनए जो है या जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिन जो है, उन्होंने बोला कि यही रेस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हेरिडिटी के लिए, यानी कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द अदर पेरेंट्स। इसी तरीके से अल्टमैन की बात आती है तो कहते हैं कि 1889 यानी कि 5 साल के बाद कह रहा है कि डिस्कवर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी तो केवल न्यूक्लिन की बात चल रही थी, तो उन्होंने फिर न्यूक्लिक एसिड को, 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड उन्होंने देखा कि 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने वाली, मेमोराइज करने वाली बात यह है कि न्यूक्लिन जो टर्मिनोलॉजी दिया था वो ये कब हुआ था, 1869 में अलग हुआ था। और किसने किया था, फ्रेडरिक माइकर ने किया था। और यहाँ पे ये बात याद रखने वाली कि 1884 में हार्टविग ने ये बताया कि न्यूक्लिन जो है यही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है किसके, हेरिडिटी और ट्रेट्स के लिए। फिर उसके बाद अल्टमैन 1889 की बात आती है तो डिस्कवर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए। बात करते हैं कि जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम क्या है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो कहता है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक तो पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद कहता है कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से डीएनए का बनना, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाएंगे। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि डीएनए से आरएनए को हम बनाएंगे। और इसी तरीके से फिर कहता है कि ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या, आरएनए से प्रोटीन को हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखें एंड देन आफ्टर उसके प्रोसेस को हम देखें कि भैया डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है, केवल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अभी फिलहाल पढ़ाएगी। ठीक है, तो बात करें डीएनए की, तो डीएनए कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है और आरएनए हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। डीएनए जो हमें ऐसा देखने को मिलता है, कहता है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक चेन 2 चेन, और ये दोनों चेन जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, कहता है
कि जो तुम्हारा ये डीएनए का सेगमेंट होता है, ये डीएनए का सेगमेंट होता है, ये किससे मिलके बना होता है? ऐसे ऐसे मोती के स्ट्रक्चर की तरह, ये मोती के स्ट्रक्चर की तरह ये कई सारे मोतियों की तरह मिलके बना होता है। इसीलिए एक मोती के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बताओ ये मोती के जैसे स्ट्रक्चर कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो बताओ ये क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताओ अब यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है। तो बताओ कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन हो गए। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गए। ठीक है। और कहता है कि डबल स्ट्रैंडेड हो गए। बताओ कितने स्ट्रैंड? एक स्ट्रैंड। और ये कितने हो गए? दो स्ट्रैंड हो गए। और इसी तरीके से कहता है कि ये जो दो स्ट्रैंड है इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बोथ स्ट्रैंड। और इस तरीके से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से जो आरएनए होता है ये कहता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि केवल एक चेन है। तो हम क्या कहेंगे? बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 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 से मिलकर बना होगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाएगा। यहाँ पे कोई दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होगा। कह रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड होगा और कहता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। उसके बाद रही बात कि जो तुम्हारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड या कह लो कि सारे न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कर लें? अलग कर लें। इसमें से सारे ये जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड 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 दिख रहे हैं इन सारे न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। और जब सारे न्यूक्लियोटाइड को हमने अलग कर लिया तो बताओ अब इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम निकाल के देखेंगे भैया एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलके बना है, क्या क्या चीजें हैं जो न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में एक स्ट्रैंड मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निकाल दिया। अब एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निकाला तो बताओ इसके अंदर ये देखा तो ये न्यूक्लियोटाइड 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 बना हुआ है। बताओ अब ये न्यूक्लियोटाइड को मैंने क्या कर दिया? सबको अलग कर दिया। सबको क्या कर दिया? अलग कर दिया। और जब सबको अलग कर दिया तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? न्यूक्लियोटाइड हो गए। ठीक है। अब इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को मैंने ध्यान से देखा, स्टडी किया एक न्यूक्लियोटाइड की, तो मैंने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो सुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फास्फोरस से, इन तीन चीजों से मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनाए। बताओ सुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, फास्फोरस से, ये तीन चीजों से मिलकर के क्या बनाए? न्यूक्लियोटाइड बनाए। तो रही बात कि अब ये शुगर के बारे में हम स्टडी करेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में स्टडी करेंगे, फास्फोरस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अलग अलग अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें तीनों के बारे में पता चल जाएगा और तीनों को हम जोड़ दें तो बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ गया तो बताओ क्या बन गया? डीएनए। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। एक क्या होता है? तुम्हारा शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। तो समझिएगा कि शुगर के अंदर भी पेंटोज शुगर होता है। शुगर भी कई तरह के होते हैं। हेक्सोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। ठीक है। और इसी तरीके से तुम्हारा ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे शुगर, हर तरह के शुगर होते हैं। लेकिन बताओ सबसे मोस्ट कॉमन 5 कार्बन का शुगर जो कि पेंटोज शुगर आता है, जो कि मोनोसैकेराइड का पार्ट है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। तो बताओ ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर होता है। अब ये 5 कार्बन का शुगर जो होता है कहता है कि दो तरह के 5 कार्बन के शुगर हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा राइबोज और एक हो सकता है डीऑक्सीराइबोज। बताओ ये भी 5 कार्बन के, ये भी 5 कार्बन के, ये भी पेंटोज, ये भी पेंटोज। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखो ये C5H10O5 है, ये क्या है? C5H10O4 है, यानी कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी है। और एक ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? डीऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, डी का मतलब एब्सेंट, यानी कि राइबोज के अंदर एक ऑक्सीजन एब्सेंट है तो डीऑक्सी राइबोज हो गया। और ये क्या हो गया? राइबोज हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर एक राइबोज शुगर हो गया और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। रही बात हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये 11th के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ाता है। और साथ साथ में क्लास 12 के अंदर ये एनसीईआरटी के अंदर रिटन फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देता है, लेकिन स्ट्रक्चर
नहीं दिखाता है, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। आइए बात करते हैं कि राइबोस शुगर को, तो यहाँ पे देखें राइबोस शुगर में कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ये पांच कार्बन के शुगर हो गए। हाइड्रोजन भी हर कार्बन पे जोड़िएगा तो टोटल कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 10 हाइड्रोजन मिलेंगे। ऑक्सीजन भी आप लोगों को 5 ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर पहले पे देखा जाए तो यहाँ पे OH है, फिर नीचे की तरफ सेकेंड कार्बन पे OH है, थर्ड कार्बन पे OH है, और यहाँ पे क्या है C2H5OH है। क्लियर है। अब समझिएगा कि इसके अंदर क्या है कि पहले कार्बन पे क्या है OH, दूसरे कार्बन पे OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि H हो गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एक ऑक्सीजन की कमी आ रही थी वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद तीसरे पे क्या हो गया OH, और चौथे पे क्या हो गया CH2OH हो गया। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद दोनों में फिर से थोड़ा सा अलग क्या है देखते हैं। कहता है कि राइबोज हैज वन मोर फंक्शनल ग्रुप OH, यानी कि जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर के अंदर सेकेंड नंबर कार्बन पे OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है जो कि इसके अंदर नहीं है। नो ऑक्सीजन ऑन सेकेंड कार्बन, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो कह रहा है कि सो इट इज अ डीऑक्सीराइबोज। डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है कहाँ पे, राइबोज में, कहाँ पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे। कह रहा है कि अगर देखो अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जितना किसी स्ट्रक्चर में कम होगा, बताओ स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है, और रिएक्टिविटी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोई पूछे बताओ कि तुम्हारा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो डीऑक्सी राइबोज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसी डीऑक्सी राइबोज से बनता है DNA, और DNA जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उस लोगों से जो जिसके पास RNA जेनेटिक मटेरियल है। कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से बात करें तो बताओ न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना, एक तुम्हारा किससे, शुगर से, यानी कि शुगर में भी कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर। अब यहाँ पे एक जो है फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जिसका फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है। H3PO4 की बात करें तो देखिए अब इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कहता है कि सेंटर में P लेकर के आओ और चारों तरफ ऑक्सीजन फेंको, फिर उसके बाद क्या है, तीन हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन लगाओ, डबल बॉन्ड O करो, इस तरीके से H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। ये भी तुम्हारा किसका पार्ट है, ये DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बनाता है फास्फोरिक एसिड जो है, वो फास्फोरेस जो है फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बताओ DNA कितने लोगों से मिलकर बनता है, DNA तीन लोगों से मिलकर बनता है। एक तुम्हारा पेंटोज शुगर, बताओ न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड 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 ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड को जब हम देखते हैं तो बताओ क्या मिला, शुगर, शुगर में भी क्या चीज, पेंटोज शुगर। दूसरा क्या मिला हमें, फास्फोरस, फास्फोरस किस फॉर्म में, फास्फोरिक एसिड। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखने जा रहे हैं। आइए नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। जब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन और एक क्या होता है, पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन में क्या फर्क हो जाता है, जरा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो प्यूरीन जो होता है ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, और पायरिमिडीन जो होता है ये भी हेट्रोसाइक्लिक होता है, मतलब दोनों हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। प्यूरीन के अंदर दो साइकिल देखने को मिलता है, प्यूरीन के अंदर हमें दो साइकिल देखने को मिलता है, एक साइकिल दो साइकिल, एक रिंग दो रिंग, एक साइकिल दो साइकिल, यानी कि एक रिंग दो रिंग, दो साइकिल बोलो या दो रिंग बोलो। तो बताओ प्यूरीन के अंदर डाई साइक्लिक यानी कि दो साइकिल देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन देखने को मिलते हैं, और 4 नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है वो 1 3 7 9 पे होती है। तो इसी तरीके से हम प्यूरीन में देख सकते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे 4 नाइट्रोजन नहीं है, 1 2 3 4, इस नाइट्रोजन को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि रिंग के अंदर वाले हम नाइट्रोजन को गिनेंगे, रिंग के अंदर वाले हम नाइट्रोजन को गिनेंगे। तो बताओ 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पोजीशन अभी हम बता देंगे, ठीक है।
उसके बाद यानी कि हमने प्यूरीन के अंदर देखा कि हेट्रोसाइक्लिक है, और हेट्रोसाइक्लिक इसलिए हो गया क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन। तो बताओ एक रिंग के अंदर केवल कार्बन ना आकर के कार्बन नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये तो दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। और जब दो अलग अलग चीजें कार्बन के बजाय आने लगे, केवल अगर कार्बन होता तो होमोसाइक्लिक होता, लेकिन कार्बन के साथ क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजन आ रहे हैं, दो अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो बताओ क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। नाउ इसी तरीके से बात करें पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन भी क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो बताओ नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, यहाँ पे भी दो चीजें आ रही हैं, यानी कि ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। उसके बाद क्या आता है, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब देखो एक रिंग एक रिंग एक रिंग, एक ही साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर दो नाइट्रोजन और चार कार्बन, तो देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, और इसमें भी देखो एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन और कितने कार्बन, बाकी चार कार्बन। अब पोजीशन होगी कार्बन की वन, नाइट्रोजन की पोजीशन होगी नाइट्रोजन की वन और थ्री, तो वन 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 पे नाइट्रोजन और थ्री पे नाइट्रोजन, वन पे नाइट्रोजन थ्री पे नाइट्रोजन, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा प्यूरीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्यूरीन में दो लोग आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। और प्यूरीन जो होता है ये भी दो तरह के होते हैं, एक एडिनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। और पायरिमिडीन जो होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं, एक साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ठीक है। एडेनिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या देखा स्ट्रक्चर में कि ये पूरे के पूरे साइकिल जो है ये हेट्रोसाइकिल है, यानी कि हेट्रोसाइकिल का मतलब है कि नाइट्रोजन कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। और कितनी साइकिल है, एक साइकिल है, दो साइकिल है, और बताओ कितने नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन, यानी कि इस पूरी साइकिल के अंदर कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं, चार नाइट्रोजन आ रहे हैं। और कार्बन कितने आ रहे हैं, पांच कार्बन आ रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो टोटल साइकिल के अंदर कितने कार्बन, पांच कार्बन। कोई पूछे बताओ नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, तो एक, तीन और सात और नौ, तो याद होना चाहिए कि 1 3 7 9 पे पोजीशन होती है प्यूरिन के अंदर, किसकी, नाइट्रोजन की। ग्वानिन की बात करते हैं, तो ग्वानिन जो होता है ये क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। और सॉरी, ग्वानिन जो होता है हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या हो गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन नाइट्रोजन। इस तरीके से रिंग के अंदर नाइट्रोजन कार्बन आ रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और मुझे बताना ये भी क्या है, एक साइकिल, दो साइकिल, तो डाई साइकिल हो गया। और इसमें भी कितने नाइट्रोजन, एक, दो, तीन और चार नाइट्रोजन है। और मुझे बताना नाइट्रोजन की पोजीशन एक, तीन, सात और नौ, यानी कि एक, तीन, सात, नौ, इसमें भी एक, तीन, सात, नौ पे क्या है, नाइट्रोजन है। इस तरीके से ये तुम्हारा प्यूरिन दो तरीके के हो गए, एडेनिन और ग्वानिन। बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन जो है सबसे पहले हम साइटोसिन और थायमीन और उसके बाद यूरासिल। थायमीन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरासिल। क्यों होता है इसको अभी हम बताएंगे। साइटोसिन की अगर हम बात करें तो एक रिंग है, मोनोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक भी है क्योंकि भाई नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन उसके बाद कार्बन। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तुम्हारा एक साइकिल के अंदर दो रिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब दो रिंग देखने को मिल रहा है तो अगेन ये क्या हो गया, तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक हो गया, लेकिन एक रिंग है तो मोनोसाइक्लिक हो गया। और साथ साथ में अगर इसके अंदर नाइट्रोजन की पोजीशन देखा जाए तो बताओ एक पे और तीन पे, एक पे और तीन पे क्या है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन है। तो कितने नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, तो कार्बन कितने, चार कार्बन, ठीक है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके और इसके स्ट्रक्चर में तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर देखोगे यहाँ पे फोर्थ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है, इसके बाद NH है, NH है, उसके बाद सेकंड पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, NH पहले पे NH, उसके बाद छठवें पे, पांचवें पे देखो केवल पांचवें पे ये CH3 आ गया यहाँ पे। तो बताओ अगर मैं इसको ढक दूं, अगर मैं इसको ढक दूं, बताओ ये अब स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जैसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, यानी कि ये यूरासिल है तो बताओ ये भी क्या हो गया, यूरासिल। लेकिन यूरासिल के पांचवें पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो बताओ क्या हो गया, 5 मिथाइल यूरासिल, और ये क्या हो गया, यूरासिल, ठीक है। अब उसके बाद ये इसका दूसरा नाम जो होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। दोनों मोनोसाइक्लिक हैं, दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं, दोनों में दो दो नाइट्रोजन है, और दोनों में एक और तीन पे क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन है।
तो इस तरीके से नाइट्रोजिनस बेस पहले प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन दो तरीके के, एडेनिन और गुआनिन, और इसी तरीके से पायरिमिडीन तीन तरीके के, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। आगे चलते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड तो हो गया कि न्यूक्लियोटाइड में जो हमारा जो है तीन चीजें मिलती हैं। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मिलती हैं, बताओ। एक न्यूक्लियोटाइड में तुम्हें पेंटोस शुगर भी देखने को मिला, ठीक है, पेंटोस शुगर भी देखने को मिला, इसी में नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिला, और इसी में तुम्हारा फास्फोरिक एसिड देखने को मिला, ठीक है। ये तीनों इस तरीके से जब जुड़ जाते हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड, तो ये तीनों मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और तुम्हें पता है कि यही न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होने लगते हैं, नीचे की तरफ जुड़ते जाते हैं, तो बताओ क्या बन जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन समझना, जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, केवल पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, केवल ये दोनों जुड़ जाएं, तो इसका नाम अब न्यूक्लियोटाइड न रख करके रख दिया जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या रख दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो हमें अब जानना है अबाउट द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये क्या होता है। समझना कि जब पेंटोस शुगर और तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इसी तरीके से तुम्हारा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, केवल ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और फास्फोरिक एसिड तुम्हारा अलग हो गया। इसी तरीके से अब मुझे बताना कि अगर मैं पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि मैं पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिला दूं, तो बताओ क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो पेंटोस शुगर नाइट्रोजिनस बेस मैंने मिला दिया, तो बताओ क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब पेंटोस शुगर में मैं पेंटोस शुगर लेता जाऊंगा, नाइट्रोजिनस बेस में चेंज करता जाऊंगा। एक बार के लिए मैं क्या ले लूं, एडेनिन ले लूं। तो एडेनिन ले लूं, तो बताओ पेंटोस शुगर और एडेनिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन। क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन या एडिनोसिन, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। और उसके बाद एक और नाम दिया जाता है, कहा जाता है कि डीऑक्सी एडिनोसाइन। रही बात व्हाई इट इज अ डीऑक्सी एडिनोसाइन, क्योंकि पहली बात तो एडेनिन केवल डीएनए के लिए यूज होता है, क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर केवल तुम्हारा डीएनए में बनाने के लिए यूज होता है। तो बताओ ये तुम्हारा प्यूरिन हो गया, और प्यूरिन का मतलब क्या हो गया कि ये पेंटोस शुगर जो यहाँ पे यूज होगा डीएनए में, तो बताओ अगर ये केवल डीएनए में यूज होगा, तो इसका मतलब है कि पेंटोस शुगर कौन सा यूज होगा, डीऑक्सी वाला यूज होगा। तो बताओ प्यूरिन डीऑक्सी हो गया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन या एडिनोसाइन, ठीक है। उसके बाद आता है कि ग्वानिन, तो मुझे बताना ग्वानिन किसमें यूज होता है, ग्वानिन भी केवल डीएनए के अंदर यूज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पेंटोस शुगर कौन सा होगा, पेंटोस शुगर होगा डीऑक्सी वाला। तो बताओ इसका नाम ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन हो सकता है। तो न्यूक्लियोसाइड का नाम ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हारा क्या हो गया कि साइटोसिन की बात करते हैं। तो साइटोसिन की अगर हम बात करें, तो ये साइटोसिन क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। और अगर पिरिमिडीन होता है, तो साइटोसिन जो है ये आरएनए और डीएनए दोनों में यूज होने वाला होता है। तो अगर एक बार के लिए हम पिरिमिडीन, अच्छा तो डीएनए में भी यूज होगा, तो इसका मतलब है कि साइटोसिन जो है ये क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पेंटोस शुगर और साइटोसिन जब एक साथ जुड़ेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइटिडीन, और ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। अब इसी तरीके से पेंटोस शुगर थाइमिन के साथ जुड़ेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, यानी कि डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये भी डीएनए में केवल यूज होगा, तो पेंटोस शुगर कौन सा यूज होगा भाई, डीऑक्सी वाला। लेकिन यहाँ पे आरएनए की बात आती है, तो अब केवल राइबोस शुगर यूज होगा, और राइबोस शुगर में कोई ऑक्सीजन डीऑक्सी नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई भी डीऑक्सी वाला नाम नहीं होगा। तो बताओ राइबो यूरासिल, यानी कि यहाँ पे राइबो शुगर और यूरासिल, तो बताओ ये क्या हो गया, यूरेडीन। क्या हो गया, यूरेडीन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अब क्या ऐड करते हैं, फास्फोरिक एसिड ऐड करते हैं, तो बताओ क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड बना, तो बताओ न्यूक्लियोसाइड के अंदर अब हम क्या ऐड करते हैं, फास्फोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो फास्फोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। समझना एडिनोसिन के अंदर, यानी कि अब जो ये तुम्हारा एडिनोसिन बना था, इस एडिनोसिन के अंदर हम क्या ऐड कर दें, H3PO4 ऐड कर दें।
तो एडिनोसिन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, H3PO4 ऐड करते हैं। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड हो गया। क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड हो गया। गुआनोसाइन हो गया, तो गुआनोसाइन में हमने H3PO4 जोड़ दिया, तो बताओ क्या हो गया, गुआनिलिक एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से साइटिडीन, साइटिडीन का मतलब ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन है। तो बताओ हमने फास्फोरिक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, साइटिडाइलिक एसिड हो गया। थायमिडीन है, थायमिडीन में H3PO4 ऐड कर दो, तो बताओ क्या हो गया, थायमिडाइलिक एसिड हो गया। यूरिडीन हो गया, यूरिडीन में H3PO4 ऐड कर दो, तो बताओ यूरिडाइलिक एसिड हो गया। इसी तरीके से ये सारे के सारे अब क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए। और न्यूक्लियोटाइड में बताओ ये सब के अंदर एसिड 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 आ रहा है, तो बताओ डीएनए का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसीलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते थे। बात करें कि अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चर है, हम इसके न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को हम बनाएं कैसे। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर में नाइट्रोजिनस बेस जोड़ेंगे और साथ साथ में क्या जोड़ेंगे, फास्फोरिक एसिड जोड़ेंगे। तो बताओ ये पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा। तो बताओ अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ बीच में तुम्हारा क्या है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पेंटोज शुगर लिया है, जिसमें कि ये क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट वाला नहीं दिखाया है मैंने। ठीक है, तुम अगर डीएनए वाला न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हो तो इसको ऑक्सीजन को एब्सेंट दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर हो गया। अब इसके इस वाले पोजीशन पे, यानी कि पहले पोजीशन पे, अब यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा OH होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस मैंने एक ले लिया। ठीक है, अब जब नाइट्रोजिनस बेस मैंने एक लिया, तो बताओ यहाँ पे इसके पास क्या है, NH है। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन से, इस नाइट्रोजिनस बेस के हाइड्रोजन से और इसके OH, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल बन करके उड़ जाते हैं और यहाँ पे पूरा एक बॉन्ड बन जाता है, जो कि मैंने दिखाया नीचे, पूरा एक बॉन्ड बन गया। क्लियर। तो बताओ इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पे क्या होता था, CH2OH होता था, याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। CH2OH होता है। अब CH2OH पे अब 5वें कार्बन पे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा फास्फोरिक एसिड जो था उसके OH से ये क्या बन गया, H2O निकल गया। और जब H2O निकल गया तो बताओ अब यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, तो बताओ इस बॉन्ड का नाम फास्फोइस्टर बॉन्ड हो गया। क्यों फास्फोइस्टर बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, फास्फोइस्टर बॉन्ड हो गया। बताओ नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस ये क्या है, पेंटोज शुगर है, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। अब इन तीनों को जोड़ने का हम काम जब हमने किया तो इसमें से एक H2 यहाँ से निकल गया, एक H2 यहाँ से निकल गया, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ। तो इस तरीके से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब रही बात कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन जब इसी न्यूक्लियोटाइड के नीचे न्यूक्लियोटाइड आता है, बताओ अब ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गया। बताओ ये पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। पेंटोज शुगर है, फास्फोरिक एसिड था, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, बताओ फास्फोइस्टर बॉन्ड हो गया। फिर एक न्यूक्लियोटाइड जब हम नीचे लेकर के आते हैं, बताओ ये क्या था, पेंटोज शुगर, और ये क्या हो गया, मान लो यही वाला नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब उसके नीचे ये क्या है तुम्हारा, ये है फास्फोरिक सॉरी हाँ फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड के पास OH की कमी तो है नहीं, OH एक और है। तो बताओ इसके पहले, दूसरे और तीसरे, ये कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीसरे कार्बन से और इसके OH से, तो बताओ इसका H इसका OH, ये सब मिला करके फिर से क्या बना लेंगे, H2O रिलीज कराएंगे। तो बताओ फिर से अब बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों यहाँ पे फास्फोइस्टर की बजाय फास्फोडाइस्टर, डाई इसलिए लग गया क्योंकि एक फास्फोइस्टर बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा यहाँ बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बॉन्ड, अब ये OH हट जाएगा तो यहाँ से सीधे फास्फोरस से ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नीचे आ गया, तो बताओ ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से नीचे अब रिपीट होता जाएगा। तो बताओ इसको मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है।
बताओ ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस फास्फोरस, ठीक है। इसी के नीचे क्या हो गया, तीसरे कार्बन से फिर फास्फोरस जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, पूरा एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, फिर उसके नीचे ये जुड़ गया, तो बताओ पूरा एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अगर इस तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, तो मुझे बताना कि ऊपर की तरफ जो ये फास्फोरिक एसिड यानी कि पांचवा कार्बन, फिफ्थ कार्बन से जो हमने फास्फोरिक एसिड जोड़ा था, यानी कि केवल ऊपर वाला फास्फोरिक एसिड जो है ये वाला बस फ्री होगा, फिफ्थ कार्बन वाला, ठीक है। और उसके बाद जैसे नीचे 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 आते जाएं, तो थर्ड कार्बन के पास जो OH होगा, ये नीचे किसी, अगर ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा तो बताओ नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, और जब नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा तो बताओ ये तीसरे कार्बन वाला OH अब क्या होगा, फ्री होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं 3 प्राइम, और इसको हम पांचवें कार्बन पे फास्फोरस फ्री है इसलिए हम इसको कहते हैं 5 प्राइम। तो पहले पे 5 प्राइम फ्री होगा, और 1 2 3 इस तरीके से जब नीचे की तरफ चलते जाएं तो लास्ट वाले पे 3 वाला कार्बन फ्री होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, 3 प्राइम। तो 5, अब डायरेक्शन देखोगे तो बताओ पहला ये आखिरी ये है, तो बताओ क्या हो गया, 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, माना ये नाइट्रोजनस बेस क्या है, एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है। तो एडेनिन किसका पार्ट था, प्यूरिन का पार्ट था, ठीक है। और ये मान लो कि गुआनिन है, गुआनिन भी प्यूरिन का पार्ट है, और इसके बाद नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इसी के जस्ट रिवर्स में होगा, अपोजिट में होगा। अगर ये ऐसे है तो अगला उधर वाला ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे होगा तो बताओ दूसरा कैसे होगा, इस तरीके इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा तो एक इधर की तरफ होगा, एक की तरफ ऊपर वाला सबसे फर्स्ट वाला इधर होगा, लास्ट वाला इधर होगा, और इधर स्ट्रैंड जो होगा सबसे लास्ट वाला इधर होगा तो शुरू वाला इधर होगा। तो शुरू वाला जो पहला वाला होगा, जो पहला वाला इधर होगा, पहला वाला इधर होगा, तो पहला वाला हमेशा 5 प्राइम होगा, जिसपे पांचवें पे फास्फोरस फ्री होगा, हमेशा पांचवा वाला फ्री होगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले पे 3 कार्बन पे OH फ्री होगा, लास्ट वाले पे 3 कार्बन पे OH फ्री होगा। तो बताओ ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन पे फ्री होगा, तो बताओ ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो बताओ ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस इधर आ जाएंगे, और जब नाइट्रोजनस बेस इधर आ जाएंगे तो बताओ अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हुआ तो मान लो कि ये अब क्या है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ क्या करेगा, अपना नाइट्रोजनस बेस पेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ प्यूरिन किससे किया, पिरिमिडीन से किया, ठीक है। यानी कि प्यूरिन हमेशा अपने अपोजिट वाले पिरिमिडीन से करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमीन से करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से करेगा, यानी कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से करेगा। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडेनिन और थाइमीन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्लियर है। इसी तरीके से आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो कहता है कि अब यही DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, तो बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया पहला ये है, तो बताओ ये 5 प्राइम हो गया। अब ये 5 प्राइम हो गया तो बताओ इसको मैं ऐसे घुमाते हुए आऊं तो बताओ ये क्या हो गया, 3 प्राइम। तो शुरू वाला 5 प्राइम, लास्ट वाला 3 प्राइम। बताओ अब इधर वाला अगर ये वाला 5 प्राइम होगा तो बताओ ये ऐसे घूमते घूमते बताओ ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। रही बात ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता हमें कैसे चला कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं कि मॉरिक विल्किंस और फ्रैंकलिन, ठीक है, ने DNA पर एक्सरे गिराकर एक्सरे फ्रैक्शन डेटा प्राप्त किया। कब, 1953 में। यानी कि ये दो साइंटिस्ट ने, पहले DNA का स्ट्रक्चर कैसा था नहीं मालूम था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सरे जब गिराया तो उस एक्सरे की वजह से एक डिफ्रैक्शन डाटा मिला। क्या मिला, डिफ्रैक्शन डाटा मिला, एक लगभग इमेज बनी हल्की सी। तो जब वो कब मिला, 1953 में। लेकिन उन्होंने बस डेटा दे करके छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद दो साइंटिस्ट और हैं, विल्किन एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की मदद से कौन, वाटसन और क्रिक ने क्या कर दिया, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। यानी कि एक्सरे से इमेज निकालने का या डेटा ऑफ फ्रैक्शन निकालने का काम जो था, डेटा डिफ्रैक्शन ऑफ डेटा निकालने का जो काम था एक्सरे से, वो किसका काम था, विल्किन और फ्रैंकलिन का काम था। लेकिन करें बात कि डबल हेलिक्स मॉडल उसी डेटा फ्रैक्शन को देख करके देने वाले काम जो थे वो वाटसन और क्रिक ने किया था,
ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं डीएनए के, इसकी बात करते हैं। कब? अगर डबल हेलिक्स डीएनए है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। कहता है कि अगर डबल हेलिक्स डीएनए है, क्या है? अगर डबल हेलिक्स डीएनए है ये, तो कुछ साइलेंट फीचर है जो करके तुम्हें हमें देखना होगा, ठीक है। तो पहला क्या कहता है? मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड बैकबोन इज सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो बताओ, एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बताना याद होगा तुम्हें कि क्यों मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके ये क्या है? जुड़ जुड़ करके बना है, ठीक है। बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, अब दो से तीन से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं तो बताओ वो क्या हो जाता है? वो चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाती है। बताओ, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और एक नहीं, कितने? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। तो बताओ इसका बैकबोन क्या हो जाएगा? सुगर, फॉस्फेट, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो ये तीनों एनसीईआरटी के अंदर बातें लिखी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है कि टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब ये दो चेन है, दोनों चेन की जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है। मतलब एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, तो बताओ एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। तो बताओ एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो पोलैरिटी क्या हो गई? एंटी पोलैरिटी हो गई, ठीक है। तीसरी बात ये कहता है कि नाइट्रोजनस बेस आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर अ बेस पेयर। क्या कहता है? कि नाइट्रोजनस बेस आर पेयर्ड, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। यानी कि यहाँ से मान लो एडिनिन है, यहाँ पे क्या है? थाइमीन है, और यहाँ पे क्या है? गुआनिन है, और यहाँ पे क्या है? तुम्हारा साइटोसिन है, ठीक है। तो कहता है कि एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होगा। अब गुआनिन और साइटोसिन में क्या होगा? ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कहता है कि ये दोनों क्या है? अगर ये दोनों प्यूरिन हैं तो बताओ ये हमेशा अपने अपोजिट वाले यानी कि पिरिमिडीन से क्या करेंगे? अपना बेस पेयर बनाएंगे। तो बताओ, नाइट्रोजनस बेस आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर अ बेस पेयर, प्यूरिन, ये एडेनिन और ये थाइमिन, बताओ ये क्या हो गया? पिरिमिडीन हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या? कि अगर कहता है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो पोलैरिटी बताना, ये क्या हो गया? 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये क्या हो गया? 3 प्राइम से 5 प्राइम हो गया, ठीक है। इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस होता है। इस तरीके से क्या होता है? सॉरी, ये क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा यहां से लेकर के ये क्या होता है कि राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से 360 डिग्री पे इस तरीके से घूम जाता है पूरा। तो ये पूरा 360 डिग्री पे इस तरीके से घूम जाता है। तो यहां से लेकर के एक राउंड जो है यहां से, इसको हम कहते हैं क्या? पिच। इस सॉरी, यहाँ पे हम इसको कहते हैं पिच। और पिच की जो साइज होती है वो लगभग होती है 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। एक पिच, एक जब राउंड घूम जाता है तो उसकी जो साइज होती है वहां से यहां तक अगर साइज देखें तो 3.4 नैनोमीटर होती है। इसके बाद कहता है कि अगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो साइज होती है ये कितनी होती है? तो कहता है कि ये जो साइज होती है 0.34 नैनोमीटर होती है, 0.34 नैनोमीटर। और एक टर्निंग जो आती है यहां से लेकर के यहां तक, एक टर्निंग जो आती है, कहता है कि इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और जो ये पूरा घूमता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर, कहता है कि 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री वन हेलिकल स्ट्रक्चर जब घूमता है, यानी कि एक टर्न घूमने पे कितना? 360 डिग्री। तो जब यहां से यहां तक ये पूरा घूमता है, तो कह लो कि जब ये यहां से यहां तक जब ये घूमता है तो 360 डिग्री घूम जाता है। और एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल देखो, दूरी अलग चीज है, दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। और कहता है कि जो एंगल बनता है वो कहता है कि 36 डिग्री बनता है बिटवीन बेस पेयर।
कहता है कि बेस पेयर जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं, स्टैक्ड ओवर होते हैं, मतलब कि ये सीढ़ियों की तरह होते हैं, ये सीढ़ियों की तरह होते हैं। और सीढ़ियों की तरह होने की वजह से इनके बीच में एक और चीज होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कोई कहे कि बताओ एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी, यानी कि एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर, तो बताओ क्या हो जाता है कि ये स्टैक ओवर हो गए एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप किए लाइक अ लैडर। और ओवरलैप करने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द डीएनए। इसके बाद एक और टॉपिक आती है इसी में, डीएनए ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट करते करते, इफ यू हैव सीन in your NCERT, then there is a one more topic, that is a central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology says that genetic information flows, यानी कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोज करती है एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तुम्हें डीएनए से क्या बनता हुआ दिखाई देगा, आरएनए, और आरएनए से तुम्हें क्या बनता हुआ दिखाई देगा, प्रोटीन। और जब डीएनए से आरएनए, देखो पहले डीएनए से डीएनए भी बनता है, और डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से एमआरएनए जब बनता है, यानी कि आरएनए जब बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एक पूरा लंबा प्रोसेस है, इसको हमें पढ़ना पड़ता है। एमआरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो हमें कहते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग एंजाइम निकलते हैं, तो हमारे बॉडी के शेप, नोज के शेप, आंखों के शेप बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक तरफ मूव किया, वन डायरेक्शन में मूव किया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और एक डायरेक्शन में मूव करना इज नोन एज अ सेंट्रल डॉग्मा। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सेंट्रल डॉग्मा होती है। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे की टॉपिक के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।